नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग एवं ध्वनि के नियम एवं अनुप्रयोग पर आधारित टॉप 30 MCQs देखने वाले हैं, जिनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रखा गया है, जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी सटीक प्रश्न हमने तैयार किया है। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विधान या कथन सत्य है या नहीं। तो पहला कथन है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, और दूसरा कथन है ध्वनि निर्वात में नहीं फैल सकती। तो इसमें एक विकल्प दिए गए हैं, का और खा दोनों सत्य है और का खा का कारण है। बी ऑप्शन है का और खा दोनों सत्य है और खा का कारण नहीं है। सी ऑप्शन है का सत्य है लेकिन खा असत्य है। डी ऑप्शन है का असत्य है लेकिन खा सत्य है। तो इसमें से पहला जो कथन है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, तो ये सही है। यांत्रिक तरंग ऐसे तरंग होते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं फैल सकती, तो निर्वात जहाँ हवा नहीं है वहाँ ध्वनि नहीं फैल सकती, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए वाला होगा, का और खा दोनों सत्य है और खा का कारण है। निम्नलिखित विधान सत्य है या नहीं। तो दिए गए कथन सत्य है या नहीं ये बताना है। तो का कथन दिए है, मानव श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, तो ये सही है। ख दिया है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को परासोनिक या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शंस क्या दिया है, का और ख दोनों सत्य है और ख का कारण है। तो कारण तो नहीं है, क्योंकि श्रव्य सीमा इतना है और अल्ट्रासोनिक ध्वनि की सीमा दिया है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों जो है फैक्ट तो सही है, लेकिन कारण नहीं कहा जा सकता दोनों को, इसलिए इसका सही जवाब क्या आएगा? बी, का और ख दोनों सत्य है पर ख का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है कि दोनों में से कोई नहीं कि घूर्णन तरंग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ठीक है, तो जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और ध्वनि इसी प्रकार की तरंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोहा। उसके बाद जल में होता है और उसके बाद हवा में, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाती। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती। तो ध्वनि की गति किस पर निर्भर नहीं करती? तो माध्यम का प्रकार इस पर निर्भर करता है। माध्यम के तापमान पर भी ध्वनि की गति निर्भर करता है। आवृत्ति, तो आवृत्ति के ऊपर जो है ध्वनि की गति निर्भर नहीं करता, और माध्यम का घनत्व के ऊपर ध्वनि की चाल निर्भर करता है। इसीलिए ठोस में ध्वनि की गति ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में तो घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्वर किस प्रकार की ध्वनि है। तो स्वर किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए किस प्रकार की ध्वनि है स्वर। तो इसका सही जवाब है बी, एक ही आवृत्ति वाली ध्वनि को टोन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, शोर किस प्रकार की ध्वनि है। तो ए, सुखद ध्वनि जो समृद्ध गुण वाली हो। बी, एकल आवृत्ति वाली स्वच्छ ध्वनि। सी, असुविधाजनक और कर्णघातक ध्वनि, और डी है अति शक्तिशाली ध्वनि। तो शोर या नॉइज क्या होता है? असुविधाजनक, ठीक है, और कर्णघातक ध्वनि। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि के परावर्तन का नियम क्या है। तो ध्वनि के परावर्तन का नियम क्या है? ध्वनि की दिशा अपकेंद्र में होती है, आने वाली और परावर्तित ध्वनि की किरणें समांतर होती है,
परावर्तन में ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। आने वाली ध्वनि की किरण और परावर्तित ध्वनि की किरण की दिक्कों में या दिशाओं में समकोण बनता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्वनि के परावर्तन का नियम है कि आने वाली और परावर्तित ध्वनि की किरणें दोनों जो है समानांतर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि ध्वनि की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और चाल 440 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों ध्वनि की चाल का सूत्र, ठीक है। तो चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है, ध्वनि की चाल बराबर होता है आवृत्ति न्यू इंटू लेमडा, मतलब आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। और यहाँ पर क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर हो जाएगा चाल बटे आवृत्ति। तो हमको क्या करना है? 440 को 220 से भाग दे देना है। तो 440 को जब आप 220 से भाग देंगे तो आएगा इसका जवाब 2 मीटर। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य 0.5 मीटर और चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? चाल बटे तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य, और आवृत्ति जब हम निकालते हैं तो लिखते हैं चाल बटा तरंग दैर्ध्य। तो चाल दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड, तो 330 को भाग दे देना है हमको 0.5 से, और इसमें ये दशमलव को हटाना है तो ऊपर में 0 लग जाएगा। तो 3300 को 5 से भाग देना है, तो इसको भाग दोगे तो 5 छिका 30 और 5 छिका 30 और 5 शून्य 0, तो 660 हर्ट्ज ये आएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस दीवार से परावर्तित ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसको आप याद रखना दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, 0.1 सेकंड। तो विशिष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि किसी पहाड़ से प्रतिध्वनि 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है और हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है तो खंड की व्यक्ति से दूरी क्या होगी? खंड अर्थात पहाड़। तो इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। दूरी बराबर होता है v इंटू टी बटे 2, ठीक है। तो इसमें जो है पहाड़ से व्यक्ति की दूरी के लिए ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर v क्या है? v है वेग या चाल। तो ये दिया है 346, तो 346 गुणित टी मतलब समय 2 सेकंड, और इसको भाग देना है आपको फिर से 2 से। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 346। तो इसका सही जवाब क्या है? 346 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, कॉलम ए और कॉलम बी। तो इसमें कॉलम नहीं बना पाया हूँ दोस्तों, सीधा ही लिख दिया हूँ। तो आप मिलाना कि इसमें कौन सा सही है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। तो पहला में आ जाएगा बी, ठीक है। पहला में क्या आ गया? बी। और तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक है मीटर, तो दूसरा में आया सी। पहला में क्या आया? बी, दूसरा में सी, और समय अवधि का सेकंड है, मतलब तीसरा में आया ए, और तीव्रता का मात्रक है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका सूत्र होता है शक्ति बटा क्षेत्रफल। तो इस तरह से जो मिल रहा है वो ऑप्शन कौन सा है? ए। इसलिए जो है ए वाला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नोट क्या है? तो नोट किसे कहते हैं? कई आवृत्तियों के मिश्रण को कहते हैं नोट। जिस तरह से हारमोनियम सीखते हैं वहाँ पे नोट बने होते हैं, जो कि कई आवृत्तियों का समूह होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसमें भी कुट दिए हैं, तो मिलान करके इधर जो विकल्प में जो दिया है उसको सही बताना है, कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले दिया है प्रतिध्वनि,
तो प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो सतह से परावर्तित होकर लौटने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और अनुरणन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, सिंगल भी पूछा जाता है। अनुरणन कहते हैं बार बार परावर्तित होकर बनी रहने वाली ध्वनि को। अतिस्वनित या अल्ट्रासोनिक ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। और परास्वनी या अश्रव्य ध्वनि कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को। तो इसमें जो है सारी चीज़ जो है सीधा सीधा है दोस्तों। ए का ए है, बी का बी है, और सी का सी है, और डी का डी है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए वाला। 16वें नंबर का प्रश्न है, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रभाव को कहते हैं, तो इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ध्वनि स्रोत और श्रोता के सापेक्ष गति करने पर आवृत्ति परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक या परश्रव्य तरंगों का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई इसमें किया जाता है, रेडियो संचरण, प्रकाश की छवि बनाने में, सामान्य वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो ये सारा चीज़ गलत है। सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई में। ठीक है, इसके अलावा सोनार में भी इसका उपयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अतिस्वनित ध्वनि उत्पन्न करता है, या अल्ट्रासोनिक या परश्रव्य ध्वनि? तो इसका सही जवाब है चमगादड़। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े सभागारों की छत घुमावदार क्यों होती है? तो बड़े सभागारों की छत घुमावदार क्यों होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है बी, ध्वनि को सभी कोनों तक समान रूप से फैलाने के लिए, क्योंकि जो है परावर्तित ध्वनि सभागार के सभी कोनों तक समान रूप से पहुंचती है। और ये कैसे होता है? घुमावदार छत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सभागार या थिएटर में अतिरिक्त अनुनाद कम करने के लिए दीवारों, छत पर किस प्रकार की सामग्री चिपकाई जाती है? तो अनुनाद को कम करने के लिए सभागार में या थिएटर में क्या चीज चिपकाई जाती है? तो इसका सही जवाब है रफ प्लास्टर या संकुचित फाइबर बोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर तक कैसे पहुंचती है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब है बी, मतलब बहुप्रतिध्वनि के माध्यम से, बार बार परावर्तन के माध्यम से जो है स्टेथोस्कोप में ध्वनि डॉक्टर तक पहुंचती है। 22वां प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो धातु की खराबी या जांच, इसमें तो किया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण की छवि या इमेज बनाने में, इसमें भी किया जाता है, जिसे सोनोग्राफी कहते हैं। सबमरीन का पता लगाना, तो समुद्र के अंदर जो दुश्मन रहते हैं उनका पता लगाना, सोनार इसमें उपयोग होता है। सामान्य मानव वार्तालाप में सिग्नल भेजना, तो इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग नहीं होता। तो सही जवाब क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस क्रम में सबसे अधिक से सबसे कम है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद द्रव, फिर गैस। तो सही जवाब क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं फैल सकती? तो ध्वनि किस में नहीं फैल सकती? तो इस पर भी हम डिस्कस किया, निर्वात में नहीं फैल सकती। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने मोबाइल फोन की रिंग टोन की तीव्रता बढ़ाते हैं तो रिंग टोन की आवृत्ति क्या होगी? तो तीव्रता बढ़ाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से उसकी आवृत्ति नहीं बढ़ती है। तो सही जवाब क्या होगा? सी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ी आयाम वाली ध्वनि कैसे होगी? तो बड़ी आयाम वाली ध्वनि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो तीव्र होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों में जो है तरंग दैर्ध्य की अलग अलग परिभाषा है। ध्वनि तरंग में इन्हें कहते हैं दो क्रमिक संपीड़नों के बीच की दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे कम किस अवस्था में होती है? तो गैस में जो है ध्वनि की चाल कम होती है, और डी ऑप्शन दिया है निर्वात, इसमें तो ध्वनि संचरण ही नहीं कर पाती। तो सही जवाब क्या हुआ इसका? सी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि को एक निर्दिष्ट दिशा में केंद्रित करने के लिए बहुपरावर्तन का उपयोग करती है? तो एक सही दिशा में केंद्रित करने के लिए ध्वनि को
बहुपरावर्तन का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हॉर्न में इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो कि मिलान पर आधारित है। देखिए, गति, तो गति का सूत्र दिया है तरंगदैर्ध्य गुणित आवृत्ति, ये सही है, ठीक है। तो क में 3 ऑप्शन दिया है, इनमें से गति के लिए कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है। और ख में मुख्य रूप से परावर्तित ध्वनि, तो परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, तो ये बी वाला सही है। तो क में कौन सा है? पहला वाला। और ख में कौन सा सही है? दूसरा वाला, ठीक है। तो क में पहला वाला और ख में दूसरा वाला, तो कौन सा आएगा? ये सी जो है इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने तरंग एवं ध्वनि के नियम एवं अनुप्रयोग पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपने देखा कि प्रश्नों का स्तर हाई रखा गया है। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।